गुड मॉर्निंग। आज हम कल वाले ही लिपिड्स और वसा के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। वसा और लिपिड्स की सबसे पहले विशेषताएं हम देखना चाहेंगे। लिपिड्स या वसा जो होती है जल में अघुलनशील होती है, कार्बनिक गोलकों में घुलनशील होती है। वसा की प्रकृति, स्वाद, सुगंध, पिघलने का बिंदु आदि जो है कार्बन की लंबी श्रृंखला एवं कार्बन के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। तीसरा इसका गुण होता है सामान्य तापमान पर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वसा जम जाते हैं या जो वसीय पदार्थ जम जाते हैं उन्हें वसा कहते हैं, और जो द्रव रूप में रहते हैं उन्हें हम तेल कहते हैं। वसा या तेल को यदि हम अधिक समय तक गर्म करें तो वह अपने सबसे सरलतम इकाई वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिससे तीव्र गंध वाला एक्रोलीन पदार्थ बनता है। ये एक्रोलीन पदार्थ क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और पाचन क्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट विशेषता है लिनोलिक अम्ल। सोयाबीन, बिनोले और के तेल में और सरसों के तेल में पाया जाता है। और ओलिक अम्ल ये मूंगफली के तेल और जैतून के तेल में अधिक पाया जाता है। और प्राणीज वसाओं में भी क्या होता है, ओलिक एसिड अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है वसा या तेल को हम लंबे समय तक खुला छोड़ दें तो क्या होता है, वसा के खराब होने की संभावनाएं क्या होती है, अधिक हो जाती है। वसा वायु से ऑक्सीकरण की क्रिया से रैंसिड हो जाते हैं, जिसके कारण वसा में कीटोन्स और अल्डिहाइड बन जाते हैं। और रैंसिड वसा जो होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, जब वसा को जल के साथ मिलाकर फेंटा जाए तो वसा का क्या हो जाता है, इमल्सिफिकेशन हो जाता है या इमल्सिफाइड हो जाती है वसा। और इसमें क्या होता है कि वसा के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाते हैं और पानी में तैरते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है समुद्री जीवों से प्राप्त जो वसा होती है वो बहुत कठोर होती है या अधिक कठोर होती है। वनस्पति वसा में नारियल का तेल ठोस रूप में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन की क्रिया में क्या होता है, असंतृप्त फैटी एसिड्स को हम संतृप्त फैटी एसिड्स में बदल देते हैं। वनस्पति घी इसी क्रिया के द्वारा तैयार होता है। फिर है सफोनिफिकेशन या साबुनीकरण। इस क्रिया में वसा को क्षारीय पदार्थों से प्रतिक्रिया कराई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है वसा में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के को घोलने की क्षमता होती है। इन विटामिनों का अवशोषण भी वसा की उपस्थिति में क्या होता है, अधिक होता है। ये हो गए वसा के विशेषताएं या लिपिड्स की विशेषताएं। अब हम चर्चा करते हैं वसा हमारे शरीर में क्या कार्य करती है या वसा के क्या कार्य हैं। तो हम सबसे फर्स्ट वसा के कार्य की चर्चा करते हैं। उसमें है वसा हमें ऊर्जा प्रदान करती है। हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का सबसे कंसंट्रेटेड सोर्स क्या है, वसा है। और 1 ग्राम वसा जो हमें 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। वसा प्रोटीन और कार्बोज की अपेक्षा में दुगनी ऊर्जा प्रदान करती है। वसा वसीय उत्तकों के रूप में त्वचा के नीचे जमा हो जाती है और वसीय उत्तक से ही वसा कार्बोज की भांति प्रज्वलित होकर हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए कई बार ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि वसा क्या करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अब दूसरा कार्य वसा का कि शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना। वसा में लो सॉल्युबिलिटी होती है अर्थात निम्न घुलनशीलता तथा उच्च कंसंट्रेशन होता है अर्थात सघनता होती है। इस कारण इसमें ऊर्जा संग्रहित करने का भी एक विशेष गुण होता है। और भोजन में कार्बोज या प्रोटीन अधिक होने पर क्या होता है,
ये हमारे शरीर में वसा ऊतकों के रूप में जमा हो जाती है। ठीक है, इस तरह क्या होता है, वसा का हमारे शरीर में संग्रह होता है। नेक्स्ट फंक्शन है वसा का, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना या कोमल अंगों की रक्षा करना। वसा शरीर में त्वचा के नीचे वसीय ऊतकों के रूप में क्या होती है, जमा होती और एक गद्दी के रूप में कार्य करती है। यह शरीर को चोट, सर्दी, गर्मी, आघात, रगड़ आदि से भी क्या करती, सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट कार्य है वसा हमारे शरीर के तापमान को भी नियमित करती है। वसा हमारे शरीर के तापमान को नियमित और नियंत्रित करने में भी क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। त्वचा के नीचे वसा की पर्याप्त होती है। ये ऊष्मा अवरोधक की तरह कार्य करती है और शरीर की ऊष्मा को शरीर से बाहर नहीं निकलने देती है। फलतः बाह्य वातावरण जैसे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, इससे हमारे शरीर की क्या होती है, रक्षा होती है और हमारे शरीर का तापमान एक निश्चित बना रहता है। फिर नेक्स्ट कार्य है प्रोटीन की बचत करना। वसा और कार्बोज का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, लेकिन जब कभी हमारे शरीर में वसा जो है कार्बोज की कमी हो जाती है तो वसा जो है ऊर्जा देने का कार्य करती है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन अपना जो मेन कार्य है शरीर का निर्माण का वो करने लगता है। अन्यथा क्या होता है कि प्रोटीन जो है ऊर्जा देने का कार्य करने लगता और शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती और हमारे शरीर में जो उसका मुख्य कार्य है निर्माणात्मक वो गुण हो जाता, जिससे शरीर की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होती। इस तरह वसा ऊर्जा उत्पादन का काम करके प्रोटीन की क्या करती है, बचत करती है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन के भी स्रोत होते हैं। वसा में क्या होता है, वसा फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं जैसे कि ए, डी, के, ई, इसकी प्राप्ति का भी वसा सबसे अच्छा साधन होता है। नेक्स्ट है विटामिनों के अवशोषण में भी सहायक होती है। अब जैसा कि फैट सॉल्युबल जो विटामिन है ए, डी, के, ई, ये क्या होते हैं, फैट्स की उपस्थिति में इनका अवशोषण आसानी से हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि वसा जो है इन विटामिनों के अवशोषण में भी सहायक होती है। नेक्स्ट फंक्शन है अमाशय में पाचक रसों के स्राव को कम करती है। वसा अमाशय में जठर रस के स्रवण को क्या कर देती, कम कर देती है, जिससे वसा युक्त भोजन का पाचन धीरे धीरे और देरी से होता है। अमाशय में भोजन काफ़ी समय तक रहता है, जिससे हमें भूख जल्दी नहीं लगती। सामान्यतः भोजन अमाशय में 3-4 घंटे रहता है, लेकिन अगर वसा युक्त भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में सेवन करें तो क्या होता है, इसकी अमाशय में रहने की जो अवधि है वह बढ़ जाती है, क्षुधा में तृप्ति होती है और मन में संतुष्टि प्राप्त होती है। नेक्स्ट फंक्शन है वसा त्वचा को चिकना, क्रांतिमय और स्वस्थ बनाए रखने में भी क्या होती है, सहायक होती है। त्वचा के नीचे क्या होती है, डर्मिस लेयर होती है, उसमें तेल ग्रंथियाँ होती है। ये तेल ग्रंथियाँ निरंतर तेल का स्रवण करती रहती है, जिससे क्या होता है, त्वचा का रूखापन समाप्त हो जाता है और त्वचा हमारी चिकनी और चमकदार हो जाती है। त्वचा को सुंदर एवं क्रांतिमय बनाने के लिए लिनोलिक अम्ल अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट फंक्शन है पाचन नली में स्नेहक के रूप में कार्य करती है। वसा क्या करती है, अमाशय और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसको चिकना रखने में भी क्या करती है, स्वस्थ को भी चिकना रखने में सहयोग प्रदान करती है। नेक्स्ट है ये फास्फोलिपिड के अवशोषण में भी सहायक होती है। इसी तरह गैलेक्टोज की उपयोगिता बढ़ाने में भी ये क्या होती, सहायक होती, क्योंकि गैलेक्टोज की उपयोगिता वसा की उपस्थिति में ही हो पाती है। इसके अतिरिक्त ये भोजन का स्वाद बढ़ाने में भी सहायक होती है। वसा में उपस्थित भोजन
वसा में उपस्थित वसा युक्त जो भोजन होता है वह स्वाद में भी वृद्धि करता है, सुगंध में भी वृद्धि करता है। इसीलिए हम पूड़ी, पराठे, घी लगी चपाती आदि हम क्या होते हैं, शौक़ से खाते हैं। नेक्स्ट है भोजन का परिमाण भी कम करते हैं। जैसे कि हम कभी भोज्य पदार्थों को फ्राइड करते हैं तो मठड़ी बना ली, नमकीन बना ली, सेव बना ली या तले हुए भोज्य पदार्थ बना लिए, तो इसके कम सेवन से भी हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, तो ये भोजन के परिणाम को भी कम करने में सहायक होती है। शरीर के महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण में भी सहायक होती है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में कई महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण में सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल कई हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है, कई प्रोविटामिन्स को बनाने में सहायक होता है। जैसे प्रोविटामिन डी, अर्गोस्ट्रॉल का भी ये क्या होता है, मुख्य घटक होता है। ठीक है, ये हो गए प्रोटीन, ये वसा के कार्य हो गए। कौन कौन से? ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा का संग्रह करना, कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, शरीर के तापमान को नियमित करना, प्रोटीन की बचत करना, वसा में घुलनशील विटामिन की प्राप्ति में सहायक होना और विटामिन के अवशोषण में सहायक होना, आमाशय से पाचक रस को स्रवित कम करके भूख को शांत करना या भोजन को काफ़ी देर तक आमाशय में रखना, त्वचा को चिकना और कांति में बनाए रखने में सहायक होता है, पाचक नली को चिकना बनाए रखता है, फास्फोलिपिड के संश्लेषण में सहायक होता है, गैलेक्टोज की उपयोगिता बढ़ाने में सहायक होता है, स्वाद बढ़ाने में सहायक होता है, भोजन के परिमाण को कम करने में सहायक होता है, शरीर के महत्वपूर्ण उत्पादकों के निर्माण में सहायक होता है। अब हम देखते हैं वसा की प्राप्ति के साधन। वसा जैसा कि प्राणिज और वनस्पति दोनों ही स्रोतों से प्राप्त होता है। भोज्य पदार्थ में सामान्यतः वसा क्या होता है, अदृश्य रूप में रहता है। जैसे अनाज है, दालें हैं, बस आटा है, सूजी है, फल सब्जियाँ, इसमें क्या होता है, अदृश्य रूप में रहता है। और कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें दृश्य रूप में दिखाई देता है, जैसे दूध है, घी है, मक्खन है, मूंगफली है, दही है, सोयाबीन। तो इस तरह जो है वसा में प्राणिज और वनस्पतिज दोनों ही साधनों से प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि वसा की कमी हो जाए तो क्या होता है। वसा की कमी हो जाती है तो क्या होता है, सबसे पहला तो हमारी सामान्य वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि वसा की कमी से आवश्यक एमिनो अम्ल की भी कमी हो जाती है। दूसरा, त्वचा सूखी, खुरदुरी और चमकहीन हो जाती है। तीसरा, फिनोडर्मा नामक रोग होता है, ये बच्चों बड़ों दोनों में होता है। इस रोग में क्या होता है, पीठ, पेट, जांघों, कुलों में नुकीली फुंसियाँ निकल आती है, त्वचा कछुए के समान हो जाती है, कोशिकाओं की कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक विटामिन ई, जिसके अवशोषण के लिए वसा आवश्यक होता है, उसकी भी कमी हो जाती है। तो ये प्रभाव हमें वसा की कमी के कारण दिखाई देने लगते हैं। और वसा की अधिकता हो तो क्या होता है, मोटापा बढ़ जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएंगे, हृदय रोग हो जाएंगे, गुर्दे प्रभावित होंगे। इस तरह अधिकता से भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। अगर वसा की हम दैनिक मात्रा देखें तो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ने अपने शोधों में अनुसंधान के आधार पर शरीर की कुल ऊर्जा की 30% ऊर्जा की पूर्ति हमें वसा से करनी चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था ने, कि शिशुओं में 0 से 1 वर्ष तक कुल ऊर्जा का 20 से 30% जो है हमें वसा के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। विद्यालय जाने वाले बच्चों को 20 से 25% जो है कुल ऊर्जा का वसा से ग्रहण करना चाहिए। किशोर एवं युवकों के लिए कुल ऊर्जा का 15 से 20% हमें लेना चाहिए। और प्रौढ़, गर्भवती स्त्री और धात्री माता को जितनी भी हमें शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है, उससे 10 से 20% क्या किससे लेना चाहिए, वसा से लेना चाहिए। अब थोड़ा सा हम वसा का पाचन देख लेते हैं। मुंह में वसा का पाचन बिल्कुल नहीं होता। इसका मुख्य रूप से पाचन कहाँ होता है, आमाशय में पक्वाशय में और इलियम में होता है।
आमाशय से इसका पाचन प्रारंभ तो हो जाता है, पर क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है उसमें लाइपेज एंजाइम्स उपस्थित होते हैं और ये वसा को कुछ वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है। फिर यहाँ से ये भोजन क्या होता है, पक्वाशय की आंत्रभित्ति से कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन्स निकलता है। जब ये पक्वाशय में पहुंचता है तो क्या होता है, ये हार्मोन जो है रक्त परिवहन संचरण के द्वारा क्या होता है, पित्ताशय में पहुंचता है। पित्ताशय से पित्तरस निकलता है जो कि भोजन में आकर मिलता है। ये क्या होता है, क्षारीय होता है और ये इससे क्या होता है, पित्तरस गैस्ट्रो आंत्र मार्ग या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैचेस से की क्रियाशीलता से उत्पन्न होता है और वसा पर क्रिया करता है और उसको क्या करता है, इमल्सिफाई कर देता है। और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, इसमें लाइपेज एंजाइम्स उपस्थित होता है और ये लाइपेज एंजाइम्स होता है वसा को इमल्सिफाइड कर देता है और उसे ट्राइग्लिसराइड की छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर देता है। फिर अंतिम भाग इलियम में पहुंचता है। इलियम में भी क्या होता है, लाइपेज एंजाइम्स होता है। ये भी बची हुई जो भी वसा है उसे ट्राइग्लिसराइड, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। फिर अंत में क्या होता है, छोटी आंत में ही वसा का अवशोषण होता है। ठीक है, अगर वसा के अवशोषण को हम देखना चाहेंगे तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि वसा का अवशोषण कार्बोज की और प्रोटीन की तुलना में थोड़ा सा जटिल होता है। क्या होता है, सबसे फर्स्ट पाचन के बाद ये ट्राइग्लिसराइड में, फिर अपने सरलतम रूप वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में विभक्त होता है। परंतु सभी ट्राइग्लिसराइड्स वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें से 70% जो है ट्राइग्लिसराइड का ही विच्छेदन हो पाता है हाइड्रोलिसिस के द्वारा और बचे हुए वसीय अम्ल और वसीय कण जो है वसीय कण जल से क्रिया करते हैं और एक घुलनशील पदार्थ जिसे माइलेज कहते हैं, माइसेलस कहते हैं, उनका निर्माण करते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और ये छोटी आंत की श्लेष्मिक झिल्ली में पहुंचते हैं और श्लेष्मिक झिल्ली में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आत्मसात होते हैं तथा पित्त लवण बाहर निकलकर माइसेलस का निर्माण करते हैं। जब तक ये संपूर्ण क्रिया से वसीय अम्ल अवशोषित नहीं हो जाते हैं तब तक ये चलता रहता है। फिर आंतों की श्लेष्मिक झिल्ली से कोशिका में कोशीय वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का वापस निर्माण होता है। इस तरह से फिर ट्राइग्लिसराइड्स काइलोमाइकन्स तथा लाइपोलिपिड्स में बदल जाते हैं। इसका अवशोषण लसिका नलिकाओं द्वारा होता है। लसिका नलिकाएं लाइपोप्रोटीन रक्त में पहुंचती है और अंत में वसा में उपस्थित ग्लिसरॉल जो है पोर्टल वेन द्वारा यकृत में पहुंचता है और वसीय अम्ल रक्त की प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ मिलकर पोर्टल वेन द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। इस तरह वसा का अवशोषण होता है। आया बच्चों? अगर आया है तो धन्यवाद।